नमस्कार, मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए प्रीवियस के पेपर थर्ड का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण की जो समस्या है भारतीय राजनीतिकों, समाज सुधारकों और शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान समय समय पर अपनी ओर आकर्षित करता है। पिछले कुछ वर्षों हम देखते हैं कि भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद और बहुत सारे अनेक समस्या जिसमें पृथक प्रांत की मांग, इन सब को लेकर हड़तालें, तोड़फोड़, दंगे और संघर्ष के कारण राष्ट्र निर्माण के कार्यों को बहुत कठिनाई आती है। और हम देखते हैं कि समय समय पर अनेक राजनीतिक जो दल है उन्होंने सत्ता में आने के लिए राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देकर स्थानीय और प्रांतीय हितों को अधिक महत्व दिया है। और यहाँ तक हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल है, जो अखिल भारतीय राजनीतिक दल है, वो भी प्रांतों के दबाव के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। इन सभी घटनाओं ने आलोचकों को ये कहने के लिए अवसर दिया है कि भारत कभी भी एक संगठित राष्ट्र नहीं बन सकता। विश्व में हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरा स्थान रखता है। यहाँ अनेक भाषा भाषी, अनेक प्रजाति, धर्म, मतों, संप्रदायों और संस्कृतियों को मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद भी हम देखते हैं कि भारत प्राचीन समय से ही सामाजिक सांस्कृतिक एकता यहाँ बनी हुई रहती है। समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ जो देश को एकता के सूत्र में बांधते रहते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि राजनीतिक प्रशासकीय दृष्टि से संपूर्ण भारत एक ही सत्ता के नीचे एक राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों के पूर्व बहुत कम ही रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में सारा देश राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्र था। संपूर्ण भारत पर एक ही प्रकार का शासन कायम हुआ और आज़ादी के बाद संपूर्ण भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा तो मिला, किंतु इसकी जो निर्माणक जो इकाइयों ने अनेक ऐसे विवाद खड़े कर दिए जिससे राष्ट्र निर्माण को धक्का लगा। इसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रीय और भावात्मक एकता का प्रश्न एक ज्वलंत समस्या के रूप में खड़ा हुआ। यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहना है तो इसे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों से मुक्ति पानी होगी। राष्ट्र का अगर हम अर्थ की बात करें तो राष्ट्र उस मानव समूह को कहा जाता है जिसमें एकता की भावना पाई जाती हो। और इसके बारे में जे.एस. मिल लिखते हैं, राष्ट्र मानव जाति का एक ऐसा भाग है जो अन्य लोगों की तुलना में एक दूसरे से सामान्य सहानुभूतियों के द्वारा संयुक्त हो, जिसमें एक ही सरकार के अधीन रहने की प्रबल इच्छा या सबल इच्छा हो। ऐसे जो मानव समूह है उसको हम राष्ट्र कहते हैं। एक और डेफिनेशन मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, ये है जैकिस मॉरिटेन की। वो लिखते हैं, एक राष्ट्र ऐसे लोगों का एक समुदाय है जिनमें ऐतिहासिक जागरूकता पाई जाती है, जिनका एक भूतकाल होता है और जो अपने आप को अनिवार्य आंतरिक रूप से प्यार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले उन लोगों का एक ऐसा समुदाय है जिनका एक भूतकाल और इतिहास होता है और जिनमें हम की ओर एकता की भावना पाई जाती है और जिनकी एक भाषा, संस्कृति, सामान्य परंपरा, सामान्य चेतना और राजनीतिक व्यवस्था होती है। राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को अनेक रूपों में देखा गया है, जिससे राजनीतिक और प्रशासकीय दृष्टि से एक सत्ता के अंतर्गत कई छोटे छोटे राज्यों के बंध जाने, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति रिवाजों को पालन करने, एक भाषा, त्योहारों, उत्सव आदि के प्रचलित होने, या मानसिक दृष्टि से सभी लोगों में एकता की भावना के उत्पन्न होने के रूप में होता है। इस प्रकार कुछ लोग राष्ट्रीय एकता को मूर्त रूप में देखते हैं और कुछ इसकी व्याख्या मानसिक बंधनों के रूप में अमूर्त रूप से करते हैं। तो ये राष्ट्र निर्माण के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट राष्ट्र निर्माण के
आधार जो है बेसिस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में एक तत्व के सम्मिलन से नहीं होता, बल्कि कई तत्वों के इसमें सम्मिलन होता है, यानी कि बहुत सारे तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसके राष्ट्रीय एकीकरण के दो प्रकारों को उल्लेख किया गया है। एक होता है राजनीतिक एकीकरण, दूसरा होता है भू क्षेत्रीय एकीकरण। और इन दोनों वर्गीकरणों का आधार राजनीतिक सत्ता और प्रशासन और भौगोलिक इकाइयाँ होती हैं। भारत में अनेकता के बीच में एकता के भी दर्शन होते हैं। भारत में राष्ट्र निर्माण की अवस्था को जो निर्मित करते हैं, इसमें प्रमुख तत्व, इसका हम चर्चा करेंगे। उसमें पहला है भौगोलिक एकता। भौगोलिक दृष्टि से हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत को हम एक इकाई के रूप में देख सकते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा तय करते हैं। कुछ समय पूर्व तक म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते थे। और वर्तमान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक भारत राष्ट्र फैला हुआ है। उत्तर में हम देखते हैं कि बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारिका भारत के धार्मिक तीर्थ स्थल है, जो सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोते हैं और उनमें एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने की भावना जागृत करते हैं। तो ये भौगोलिक एकता का जो है राष्ट्र निर्माण का एक आधार है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक एकता। संपूर्ण भारत का एक ही इतिहास रहा है। इतिहासवेताओं की मान्यता है कि अति प्राचीन काल में सारे भारत में द्रविड़ों का निवास था। फिर वहाँ आर्यों ने आक्रमण किया और वे यहीं आकर बस गए और धीरे धीरे आर्य संस्कृति संपूर्ण भारत में फैल गई। वैदिक युग से आज तक का भारतीय इतिहास इस बात का प्रमाण है कि यहाँ विभिन्न धर्म, मत, संप्रदाय, जातियाँ और प्रजातियाँ बनी रही, फिर भी देश में समन्वय और एकता की भावना साधारणतः सदैव विद्यमान रही। नेक्स्ट है धार्मिक समन्वय। भारत विभिन्न जातियों प्रजातियों की नहीं बल्कि अनेक धर्मों की जन्मभूमि रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्मों का उदय भारत में ही हुआ और प्रत्येक धर्म में भी कई मतांतर और उनके अनुयायी हजारों वर्षों से साथ साथ निवास कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर इन धर्मों में भिन्नता दिखाई देती है, किंतु सभी के मूल सिद्धांतों में समानता है। सभी धर्म आध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, इन सब के मौलिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना ने सभी लोगों में एक होने का भाव पैदा किया है। देश के चारों कोनों में स्थित हमारे धार्मिक तीर्थ स्थान धार्मिक एकता के प्रतीक हैं। और इसके अलावा गंगा, गोमती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरस्वती, ये सभी नदियाँ में उस जल में प्रवेश करने की प्रार्थना करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के लोग बागों में नदियों, पहाड़ों, मंदिरों, तीर्थ स्थानों के उपासक हैं, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि धर्म ने भारत को सदियों से एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक एकता। प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि भारत की सामाजिक संरचना और संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था और ये सभी संपूर्ण भारतीय समाज में प्रारंभ से ही मौजूद रही है। भाषा, रहन सहन, खान पान में भेद होने के बावजूद भी सामाजिक धार्मिक उत्सव और त्योहारों का प्रचलन सामान्य रूप से सारे देश में रहा। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, रामनवमी जैसे त्यौहार धूमधाम से सभी प्रांतों में मनाए जाते हैं। और आध्यात्म, पुनर्जन्म, जीवन चक्र, स्वर्ग नरक आदि सभी से संबंधित विचारों में सभी भारतीयों का विश्वास रहा है। और शिक्षितों और अशिक्षितों, ग्रामीण और शहरी लोगों, प्रशासक और जनता में सामाजिक दृष्टि से एक निर्माणात्मक संबंध आज कायम है। प्रजातंत्र ने देश के भाईचारे और समानता की भावना के विकास में योगदान दिया है। नेक्स्ट है राजनीतिक एकता। राजनीतिक एकता से अभिप्राय होता है संपूर्ण देश का एक केंद्रीय सत्ता के शासन में होना। अशोक और अकबर के समय को छोड़कर संपूर्ण भारत कभी भी एक ही प्रशासक के अधीन नहीं रहा।
अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार सारे देश पर एक ही सरकार का शासन रहा। राजनीतिक सीमा के साथ साथ इस समय भौगोलिक सीमा का भी निर्धारण हुआ। सुव्यवस्थित रूप से भारत में राजनीतिक एकता का उदय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान हुआ, जो आज तक बना हुआ है। नेक्स्ट है मानसिक एकता। मानसिक एकता का अर्थ होता है भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, अनेक संस्कृति और रीति रिवाजों को मानने वाले सभी लोग मानसिक रूप से अपने आप को भारत राष्ट्र का एक अंग माने और व्यक्तिगत और क्षेत्रीय हितों के स्थान पर राष्ट्र हितों के महत्व दें। सभी देशवासी अपने को मानसिक एकता के सूत्र में बंधा हुआ महसूस करें और अवसर आने पर बड़ा सा बड़ा त्याग करने को भी तत्पर हैं। इस प्रकार मानसिक एकता में राष्ट्रीय मन के निर्माण की स्थिति पाई जाती है और इस प्रकार की एकता भारत, चीन और भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में देखने को मिली है, जब सारा राष्ट्र छोटे मोटे मतभेदों को बुलाकर एक विराट पुरुष के रूप में उठ खड़ा होता है। नेक्स्ट है जाति एकता। हिंदू जाति व्यवस्था एक खंडात्मक संरचना है जिसमें अनेक उपजातियाँ सम्मिलित हैं। प्रत्येक खंड की अपनी विशेषता, रीति रिवाज और प्रथाएँ हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी जातियों में कई समानता है। इन जातियों के बीच पाई जाने वाली पारस्परिक आत्मनिर्भरता ने भी जातियों को एक सूत्र में पिरोए रखा है। नेक्स्ट है आर्थिक हित। राष्ट्रीय एकीकरण को जन्म देने में समान आर्थिक हितों की पूर्ति भी महत्वपूर्ण होती है। सभी देशवासी अपनी आर्थिक समस्या को हल करने में एक होकर प्रयास करते रहे हैं। सामान्य आधिपत्य और कष्ट भी एकता के निर्माण करते हैं। अंग्रेजों के शासन को समाप्त करने के समय में और चीन और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान सारे देश में एकता का भाव दिखाई पड़ता था। राजनीतिक चेतना भी राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। भूतकालीन राजनीतिक जीवन और भविष्य के राजनीतिक जीवन की आकांक्षाएं लोगों को एकीकरण के सूत्र में पिरोने के अंदर बहुत बड़ा योगदान देती है। तो ये राष्ट्र निर्माण के जो आधार थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। राष्ट्र निर्माण क्या होता है, राष्ट्र निर्माण की पृष्ठभूमि क्या है और इसके आधार क्या है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।